सभी सखियों को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। नमस्कार। आज तो रेणु जी कुछ खास दिन भी है और खास बात भी है। भाई देखो, आज केवल क्यों कह सकते हैं, अब तो पूरा 9 दिन जो है ना, वो आज उसका 7वां या 6वां दिन है। हाँ, आज 5वां और 6ठा एक साथ 5वां 6ठा एक साथ दिन है, तो फिर खास ही खास है। विजयादशमी मनाने तक तो हम सब हर्षोल्लास में हैं और सब तरफ से कहना चाहिए ना कि वो ये हवन सामग्री की खुशबू, घंटा, घड़ियाल, शंख, इन सब की ध्वनि जो सुनाई देती है ना, तो मन एकदम आनंदित हो जाता है ना। सही बात है। और कहीं कहीं देवी गीत हैं तो मन भी वैसे ही प्रफुल्लित रहता है, हल्कापन भी एक है रहता है ना वातावरण में। और उस सब के बीच में जब सखी सहेली की ये जो संकेत धुन शुरू होती है और सुनाई देती है और फिर हमारे सुनने वाले बहुत पास आकर सुनना शुरू करते हैं, तो उसका भी कुछ एक अलग ही उल्लास होता है। क्यों केवल सुनना क्यों शुरू करते हैं? देखते भी तो हैं। मैं वही के सोच रही थी कि अभी आप इस ओर इशारा करेंगी। तो जो देख रहे हैं और जो सुन रहे हैं उन सभी को आज बता दें कि आज हम क्या खास बातें करने वाले हैं। तो आज हम एक बहुत ही सुंदर कला के बारे में बात करेंगे जो कि बहुत प्राचीन है, लेकिन प्राचीन होते हुए भी वो आज के समय में बड़ी प्रासंगिक है और आज के फैशन से बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चल रही है। वो है थेवा कला। थेवा कला की बात करेंगे, साहित्यकार चंद्रकांता जी की बात करेंगे। और भाई देखो, ऐसा है ना कि ये नवरात्र का दिन चल रहा हो, फिर जब हम अपनी सहेलियों के संग बैठ जाते हैं, ये बैठकी हो जाती है तो मजा बढ़ जाता है। और जब कोई खास दिन हमारी सखियों के साथ हम मनाते हैं ना, तो उसका भी मजा बहुत अच्छा हो जाता है, कुछ और होता है ना। हाँ। तो आज अंतर्राष्ट्रीय जो बालिका दिवस है वो हम अपनी सखियों के संग, अपने दोस्तों के साथ मना रहे हैं। तो जाहिर है कि ये सबको पता है कि हम क्यों मनाते हैं। 11 अक्टूबर को मनाया जाता है अपनी बच्चियों के लिए, बालिकाओं के लिए, और उन सब के लिए जागरूकता फैलाना, उनको खुद उनके अपने अधिकार के बारे में बताना, ये सब तमाम बातें हैं। लेकिन हमारे साथ बहुत सारे और ढेर सारे गीत भी तो हैं। बिल्कुल है? तो एक गीत सुन लिया जाए। हाँ बिल्कुल। मेरी लाडली री बनी है तारों की तू रानी, तारों की तू रानी। मेरी लाडली री बनी है तारों की तू रानी, तारों की तू रानी। बादल डोले डोले हर एक तारा, दादिर दारा दादिर दारा दादिर दारा।
लता मंगेशकर और साथियों की आवाज में अंदाज फिल्म का ये गाना बड़ा खूबसूरत बन पड़ा है, बहुत। लाडली के बारे में बात करते हुए। बहुत प्यारा, बहुत ही मीठा सुरीला गीत और बहुत प्यारी प्यारी बातें हमारी सखियों ने भी लिखकर भेजी हैं। खुशियों का संसार है बेटी, प्रेम का आधार है बेटी, शीतल सी हवा है बेटी, सब रोगों की दवा है बेटी, क्या बात, आंगन की तुलसी है बेटी। हाँ, तो ऐसी होती है लाडली। बहुत सुंदर है। और ये सुनकर मुझे ये याद आ गया रेणु जी की हमारे भारतवर्ष में, हमारे देश में बालिका दिवस मनाया जाता है और वो अलग तारीख को यानी 24 जनवरी को मनाया जाता है। और जो इन्होंने आंगन में तुलसी की बात कही है, तो इस बार की थीम भी कुछ ऐसी थी कि बेटी बोझ नहीं, सम्मान है, गीता और कुरान है, तो इतना पवित्र दर्जा दिया गया है। ऐसा ही कुछ इसमें भी मुझे भी नजर आ रहे हैं कुछ संदेश। हमारे एक साथी लिखते हैं, बेटी है तो घर है, घर में रौनक बेटी की है, बिटिया के खिलखिलाहट से पूरी दुनिया रंगीन है, जवान है, बेटी है स्वर्ग की सीढ़ी, वो पढ़ेगी तो बढ़ेगी अगली पीढ़ी। क्या बात है। सभी हाँ, आगे क्या लिखा है? एक और है, दुश्मनों का मुकाबला डट के कर सकती है बेटी, मत बांधो बेड़ियों में, ऊंची उड़ान भर सकती है बेटी। वाह, क्या बात है। ये बात तो सच है, लेकिन सचमुच हम क्या उसको उड़ान भरने दे रहे हैं या नहीं, ये आत्मचिंतन का विषय है। और ये सब दिवस इसीलिए मनाया जाता है राजुल ना, कि ताकि हम एक बार फिर आकलन कर सकें कि जो सपना हमने देखा या जिस वजह से ये दिवस मनाने की जरूरत हुई, वो उस मंजिल तक पहुंचने में हम कितनी दूर हैं, या हमें और क्या हासिल करना है, या हम पहुंच चुके हैं और कहाँ कहाँ कमी रह गई है, ये सब देखना जरूरी है ना। और रेणु जी, इसके साथ साथ ये उन लोगों को भी थोड़ा झकझोर के होशियार कर देता है जो कि अभी भी यहाँ पर इस बात की तरफ उनका ध्यान नहीं गया है कि बेटी भी आपका सम्मान बढ़ा सकती है, बेटी भी घर को आगे ले जा सकती है, उनको भी झकझोरते हैं। क्यों इतना स्वार्थी हम बनते हैं कि जब हम ये सोचे कि बेटी हमारा सम्मान बढ़ाएगी तो ही हम उसके लिए कुछ करें। देखो, ये सोचने की बात है, हम क्यों नहीं उसको, एक इंसान है, उसका दिल है, उसकी कुछ तमन्नाएं हैं, उसके कुछ अरमान हैं और हमारे आंगन में वो है, तो उसको हम उड़ान भरने दें, थोड़ी सी मदद कर रहे और थोड़ा सा सहारा दे, क्योंकि तो हमें भी तो किसी ने दी है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये बात तो है। और इस तरह की जागरूकता अगर आ जाती है समाज में, तो निश्चित रूप से बेटियां जो हैं बहुत आगे बढ़ सकती हैं, बढ़ रही हैं। शिक्षा, पोषण, कानूनी अधिकार जो है उनके, खासतौर से चिकित्सा जो है, चिकित्सा संबंधी बहुत सारी ऐसी दिक्कतें हैं जहां अभी भी बेटियों को हम नजरअंदाज कर देते हैं। खासतौर से स्त्री समस्या से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, बेटियां खुद नहीं बताती, और अगर बता भी देती हैं तो माता पिता भी कहीं ना कहीं संकोच करते हैं और डरते हैं कि समाज में कहीं ये फैल तो नहीं जाएगा कि इसको ये समस्या है या वो समस्या है। ऐसे में बहुत सारी चिकित्सा संबंधी जो दिक्कतें हैं उनकी बढ़ती जाती हैं। बिल्कुल, है ना। तो इस तरह के जो भेदभाव है वो ना हो, भेदभाव से सुरक्षा रहे, और बाल विवाह जैसी कुरीतियां कहीं कहीं पर अभी भी हैं, बिल्कुल तो उन सब पर रोक लगे, इस बात की खास चेष्टा की जा रही है पिछले कई सालों से, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। सिर्फ भारत की ही बात नहीं है बल्कि सभी जगह पर, और ये दिन मनाया जा रहा है। जी हाँ, इंटरनेशनल डे ऑफ गर्ल इनिशिएटिव की शुरुआत प्लान इंटरनेशनल की एक परियोजना के तहत हुई थी, और गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये, जिसने क्योंकि मैं एक लड़की हूँ नाम का एक अभियान चलाया था राजुल। और इसे विश्व स्तर पर और खास तौर से विकासशील देशों में लड़कियों के पालन पोषण के विषय में ये जागरूकता फैलाने के लिए कि कैसे उनका पालन पोषण सही तरीके से किया जाए, इसके लिए ये शुरू किया गया था। कई स्थानों पे अपने इस अभियान में बाद में चल के संस्थान ने चलाने के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ को भी सम्मिलित होने का इसमें आग्रह किया, और क्योंकि ये इतनी बड़ी बात थी कि संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसका तुरंत संज्ञान लिया और इस बात पर ध्यान दिया, और 19 दिसंबर 2011 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में ये प्रस्ताव पारित करने के लिए मतदान हुआ कि ऐसा कुछ किया जाए, और फिर 11 अक्टूबर 2012 को पहला बालिका दिवस मनाया गया, और तब से प्रतिवर्ष मनाया जा रहा है। तो एक बार फिर सबको बधाई दे देते हैं। हाँ, बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत बधाई, और सब बच्चियों को, और बच्चियों के पालन पोषण के लिए हम सजग रहें। इस सब के लिए हम एक बार फिर
आत्मचिंतन हम सोचते हैं कि बार-बार करना चाहिए हमें। और इस बार की थीम जो है वो खास तौर से इस समय को देखते हुए रखी गई है, डिजिटल जनरेशन आवर जनरेशन, है ना? क्योंकि भाई ये कोविड महामारी के समय में ये बिल्कुल महसूस किया गया कि इंटरनेट की जो सुविधाएं हैं वो बहुत पास ला सकती हैं। और दूसरी बात ये कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए जो ये बात कही जाती है ना कि उनको भी शिक्षा का अधिकार मिले, उनको भी आपस में मिलने जुलने का या दुनिया को जानने का मौका मिले, तो इन सब में इंटरनेट की भूमिका बहुत ज्यादा होती है। इस बात को ध्यान में रखते हुए ये वाली थीम इस बार रखी गई है। तो भाई थीम रखते वक्त हम बड़ा ख्याल रखते हैं, दिवस मनाते समय हम बाकायदा मतदान होता है और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक घोषणा की जाती है कि इस दिन मनाया जाएगा। लेकिन घर घर में क्या किया जा रहा है, हम क्या सोच रहे हैं और क्या जिस उद्देश्य से ये मनाया जा रहा है उसमें हम कहाँ तक पहुंचे हैं, ये सब तो हमें ही करना होगा ना। अब ये संयुक्त राष्ट्र संघ तो नहीं आएगा। बिल्कुल, है ना? तो बस सोच बदलने की जरूरत है कहीं ना कहीं। जी हाँ, और इस दिशा में साहित्यकार लोग तो बहुत कुछ करते ही रहते हैं, लेकिन और हमें सजग भी करते हैं कुछ इस तरीके से कि बड़े रोचक अंदाज में हम उसके बारे में सोचें। जैसे कि आज हम चंद्रकांता जी के बारे में बताने जा रहे हैं। इनकी कुछ पंक्तियां जो है वो बेटी के ऊपर बड़ी कहना चाहिए बड़ी सहज, स्वाभाविक और ऐसी रेखा चित्र सा खींच देती हैं कि बस पूछो मत, अपना बचपन याद आ जाता है ना। ये इनकी एक पुस्तक है सूरज उगने तक, एक रचना है। उसकी भूमिका में उन्होंने अपने बारे में ये बातें लिखी थी। अपने बारे में सोचते हुए जब भी मुड़कर देखती हूँ तो मुझे एक 6-7 वर्ष की खिलंदड़ी बच्ची आड़ी मेड़ी घसीली पगडंडियों पर हवा से होड़ लेते भागती नजर आती है। कंधे तक लटकते बेतरतीब उलझे बाल, मुंह माथे पर चितराए वो कच्ची दुबिया पगडंडियों पर ऊंचे चीड़ देवदारों से बतियाती बेतहाशा दौड़ी जा रही है, अकेली अकेली। जबकि उसके भाई बहन संभ्रांत घर के तौर तरीकों के अनुसार घर में बैठे खिलौनों से खेल रहे होते हैं। बहुत सुंदर चित्रण है राजुल, इसको हम आगे भी पढ़ेंगे और चंद्रकांता जी के बारे में भी बातें करेंगे। उससे पहले साथियों सुन लेते हैं ये गीत।
चांदनी से शीतलता बिखेरती बेटियों के लिए ये गाना नौकर फिल्म से था। लता मंगेशकर की आवाज, राहुल देव बर्मन का संगीत था। और भाई देखो, संगीत जिसका भी था, लेकिन ऐसे आंखों के सामने बिटिया लोग ना ऐसे बिल्कुल सितारे जैसी चमकती रहती हैं। और वैसे भी जो लड़कियां होती हैं, कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि खुद आकर्षित करती हैं। ऐसा बनाया ही है कुदरत ने उन्हें, कुछ चंचलता, कुछ चपलता, और इस तरह से चटपट चटपट बातें करना, है ना। तो बस लगता है कि बातें करते रहो, इनसे बतियाते रहो, बतियाते रहो। तो बतियाते बतियाते हम वो तो बता दें जो हमने कहा था कि अभी हम आगे पढ़ेंगे, चंद्रकांता जी के जो हम रचना का एक भाग पढ़ रहे थे। आगे क्या है? आगे उन्होंने लिखा है कि अक्सर किसी बादाम, नाशपाती या अखरोट के पेड़ पर चढ़कर फल तोड़ती, गिराती, अधकुतरे मीठे फल फ्रॉक के घेरे में इकट्ठा करती, चीड़ की कटी टहनियां बटोरती वो लड़की हांफती पसीना पसीना हुई पहाड़ी पर बने बंगलों में दाखिल हो जाती है, जहां एक हॉल नुमा हवादार कमरे में तीमारदारों से घिरी एक औरत पलंग पर लेटी होती है। वाह। बच्ची बड़े एहतियात से चीड़ की टहनियां उसके सिरहाने सजा देती है। डॉक्टरों ने जो उस स्त्री को शुद्ध हवा सेवन के लिए शहर के 5 मंजिला घर से गांव के इस छोटे से बंगले में रहने के लिए सलाह दी है। अधकुतरे मीठे बादाम, अखरोट जबरदस्ती स्त्री के मुंह में भरने पर लड़की डांट खाती है, पर सर झटक कर हंस देती है, क्योंकि उसके मन में अखंड विश्वास है कि ये तपेदिक की मरीज औरत, जिसकी भूख और उम्र तेजी से घट रही है, जो इंच दर इंच मौत के करीब खिसकती जा रही है, उसके चुन चुन कर लाए फल फूल और चीड़ की कटी टहनियों में जीवन की संजीवनी से जी उठेगी। ये औरत जो उसकी माँ है, मौत के बिस्तर पर भी चिंतित है कि उसकी इस कलंदर बेटी का क्या होगा। क्या इसलिए कि लड़की घर के संभ्रांत अनुशासनों में बंध नहीं पाती, लीक तोड़कर चलना चाहती है ना। कितनी अल्लड़ सी लड़की है। हाँ। बहुत सुंदर चित्र। और ये जो चिंता है, ये कहीं ना कहीं हर माँ की होती है। भाई ये बड़ी अच्छी पंक्तियां लगी ना, कि वो कहते हैं ना कि इन्होंने लिखा है ना कि नाशपाती, अखरोट, बादाम पेड़ पर चढ़ चढ़कर फल तोड़ती गिराती, अधकुतरे मीठे फल जो है फ्रॉक के घेरे में इकट्ठा कर लेती। मतलब कितना सुंदर चित्रण है। सबने किया होगा, हम सब ने किया है। और उस तरह से लाना और फिर लाके बिस्तर पर उसको उड़ेल देना, देखना कि क्या क्या है। अगर उसमें साझा भी उसी से किया जाता है जो सबसे प्यारा हो, तो माँ सबसे प्यारी थी, उसी से साझा करती थी। चंद्रकांता जी की कहानियों में कश्मीर और इससे जो जुड़े हुए जितने चित्र हैं, वो बड़ी सजीवता से मुखर होते हैं, क्योंकि वो खुद कश्मीर की थी। जी हाँ, की हैं। बिल्कुल है। और एक बात है कि ये जो हम लोगों ने अभी पंक्तियां पढ़ी, वो बता दें एक बार फिर से राजू, कि सूरज उगने तक नामक रचना की ये भूमिका है जिससे हमने ये वाचन किया अभी। उनकी पंक्तियां या उनकी लेखनी के बारे में एक वानगी हमने जो सुनाई आपको दोस्तों, ये है। एक बात और बताना चाह रहे थे, बार बार हम भूल रहे हैं कि आज हम लोग एक विषय और साझा करेंगे अपने साथियों के साथ। जी हाँ, बाल की खाल। बाल की खाल कैसे निकाली जाती है और कितनी हो सकती है। हाँ। और कैसे आप निकालते हैं, कैसे कोई और निकाल रहा होता है, निकालने के लिए किस उपकरण की जरूरत पड़ती है, और उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं, क्योंकि अक्सर आपके भी बाल की जो खाल निकाली जाती है, तो आप बचाव के लिए क्या करते हैं, तो वो भी थोड़ा सा बताइएगा हमें, क्योंकि हम लोग थोड़ा परेशानी में हैं। हाँ। तो हम बात कर रहे थे हिंदी भाषा की कहानीकार और उपन्यासकार चंद्रकांता जी के बारे में। उनका जन्म 1938 में श्रीनगर में हुआ था। तो धरती का स्वर्ग कहा जाने वाला कश्मीर, यहीं पर ये पली बढ़ी। उनकी रचनाओं में समाज और स्त्रियों से जुड़े पहलुओं का बहुत संवेदनापूर्ण चित्रण होता है, आपने अभी सुना। और पृष्ठभूमि में होती है कश्मीरी आबो हवा। और उनकी रचनाओं का जो ऐसी विशेषता है कि उसका अनेक भारतीय भाषाओं में और इसके साथ साथ अंग्रेजी में भी अनुवाद हो चुका है। और अब तक वो 200 से ज्यादा लघु कथाएं लिख चुकी हैं, जो कि प्रकाशित हुई हैं। इसके अलावा 8 उपन्यास, एक कविता संग्रह और 2 संस्मरण प्रकाशित हो चुके हैं। और लेखन की शुरुआत स्कूल कॉलेज की पत्र पत्रिकाओं से हुई इनकी। और जब वो स्नातकोत्तर कर रही थी, यानी MA कर रही थी, तब प्रधानाध्यापक ने उनसे कविता लिखवाई और जिसे पुरस्कार भी मिला था। तो फिर जब उन्होंने देखा
तो उन्होंने फिर निरंतर प्रेरणा दी कि नहीं, आप लिखती रहें। तो बस लिखते लिखते देखो 200 उपन्यास लिख चुकी, जैसे कि 200 से ज्यादा लघु कथाएं लिख चुकी। हाँ, अपने आप में बड़ी उपलब्धि है। बड़ी और उसके उपलब्धि। संग संग ऐसा नहीं है, 8 उपन्यास भी बहुत बड़ी बात है। कविता संग्रह, संस्मरण, मतलब क्या कहना चाहिए, प्रवाहित हो रही है। हाँ, बराबर प्रवाहित जी। हो रही है। और इस ज्ञान गंगा का प्रवाह जो है वो निरंतर जारी है, और आगे भी हमें कुछ ऐसे ही मोती मिलेंगे। जी हाँ, बिल्कुल। पिलानी में उन्होंने कुछ वर्ष अध्यापन किया। उसके बाद जब वो अपने पति के साथ हैदराबाद आई तो स्वतंत्र लेखन करने लगी। 1967 की बात है जब उनकी पहली कहानी प्रकाशित हुई। उस कहानी का नाम था खून के रेशे। जी। और इसके बाद उनकी कहानी आई कैक्टस, और फिर आई सलाखों के पीछे, और फिर तो ये सिलसिला जो था आगे चलता चलता रहा। रहा। कथा सती सर उनका बेहद लोकप्रिय उपन्यास है राजुल। और अंतिम साक्ष्य एवं अर्थांतर, बाकी सब खैरियत है, ऐलान गली जिंदा है, अपने अपने कोणार्क, यहाँ व्यवस्था बहती है, हाशिए की इबारतें जैसी रचनाओं को पाठकों की जबरदस्त सराहना मिली। जी और हाँ। उन्हें अब तक अनेक सम्मानों और पुरस्कारों से नवाजा भी जा चुका जी है। हाँ, प्रतिष्ठित व्यास सम्मान के अलावा हिंदी अकादमी, दिल्ली, हरियाणा साहित्य अकादमी, भारत सरकार के मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा उनकी अनेक पुस्तकों को पुरस्कृत किया जा चुका है राजुल। और इसके अलावा उन्हें रामचंद्र शुक्ल संस्थान वाराणसी, वाग्देवी पुरस्कार सरीखे 1 दर्जन से अधिक पुरस्कारों और सम्मानों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। और उनकी रचनाओं पर 50 से अधिक शोध कार्य हो चुके हैं। अब आप समझ सकते हैं कितनी सशक्त रचनाकार हैं, या और उनकी रचनाएं कितनी प्रभावशाली हैं। हाँ, हिंदी से उन्हें विशेष प्रेम रहा है, और हिंदी के प्रचार प्रसार की ये प्रेरणा उन्हें अपने पिताजी से मिली थी। उनके पिता प्रोफेसर रामचंद्र पंडित यूं तो अंग्रेजी के शिक्षक थे, लेकिन कश्मीर में वो हिंदी भाषा को बचाने के लिए, उसको आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे और उसका प्रचार प्रसार करते रहे। और वही बीड़ा फिर आगे चलकर लेखिका चंद्रकांता ने भी उठा लिया। तो इस तरह से कहना चाहिए कि पिता की जो छाया कहना चाहिए, या यूं कहें कि उनका एक वरद हस्त जो मिला, तो वो इस तरह से आगे बढ़ती गई और इतनी समृद्ध कर दिया हिंदी साहित्य को इन्होंने। बिल्कुल। हमने ऐलान गली जिंदा है की बात की थी अभी, तो ऐलान गली जिंदा है का एक छोटा सा अंश पढ़ लिया जाए। हाँ बिल्कुल। कंठी, हाँ आप पढ़ रहे हैं। नहीं, पढ़ो। जी हाँ। कंठी काका बुजुर्ग हैं, रत्नी उनसे उलझ नहीं सकती, पर अनवर मियाँ की बात अलग है। यूं भी रत्नी मुंहफट है, आगे पीछे देखेगी थोड़ी, फट से बातें सीधे मुंह पर मारेगी। तुम्हारी तो बात ही निराली है अनवर भाई। निशात शालीमार की हवाओं से तुम्हें जुकाम हो जाता है, फव्वारों की मीठी आवाज से सिरदर्द, चश्मा शाही का पानी पीने से लोगों की रूह तक ताजी हो जाती है, लेकिन तुम्हारे पेट में दर्द दीन जहान से निराले जो हुए। तो अनवर मियाँ भी हार मानने वाले नहीं हैं, गजब के हाजिर जवाब हैं। सच कही भाभी, सोलो आने हमें तुम्हारी आवाज में ही आबशारों की सदा सुनाई पड़ती है। जो तुम हंस कर बोलो तो रूह ताजी हो जाती है। और फिर अब अनवर मियाँ जो भी कहें, सच्चाई को तो झुटलाया नहीं जा सकता। कंधे से कंधा जोड़कर खड़े मकान, घर में क्या हो रहा है, उस घर में क्या पक रहा है, अला की बहू के लक्षण कैसे हैं, फला की बेटी का चलन कैसा है, आंगन, खिड़की, रोशनदान, कहीं से भी झांक उलझकर पता लगा लो, तबीयत हल्की हो जाएगी। जाने क्यों बीच में 4-6 गज जमीन भी न छोड़ी सयाने लोगों ने घर बनवाते वक्त। आप किसी से ये बात पूछिए तो जवाब हाजिर। अरे भाई, जगह जमीन की ओर देकर वो बैठे जो एक दूसरे से लुकना छुपना चाहे। इधर तो हाल ये है कि आमने सामने का हाल जरूर पता लगे। खिड़की न हुई तो एक मकान की चौके की दीवार में 4-6 ईंटें निकालकर दूसरे मकान में झांकने का रास्ता निकाल लो। ऐसा न करो तो पकवानों का आदान प्रदान कैसे हो। हारी बीमारी में चौखट मुंह में घुमा आवाज भर दो तो मजाल है कि घर के तमाम लोग मुसीबत में दौड़ धूप करने से हाजिर न हो जाए। इसके अलावा भी कई वजहें हैं जिनमें महिला वर्ग की चिमगोहियां, कनबत्तियों, खुसुर पुसुर से लेकर घर की मान मर्यादा और लिहाज शर्म की राजदारी भी शामिल रहती है। तो कितनी सारी बातें इन्होंने कह दी हैं। बिल्कुल। और शब्दों का जो चयन है वो वाकई मतलब बहुत ही मजेदार है। और कहना चाहिए कि
पूरा सजीव वर्णन करने के लिए सक्षम है। बिल्कुल, आंख के आगे वो गली जिंदा हो गई है। तो बस कुछ ऐसा ही वर्णन रहता है। वैसे जो इन्होंने खिड़की और उसकी बात की है, खिड़कियां जो है बहुत उत्सुकता बढ़ा देती हैं, है ना? है ना? मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है ये खिड़की खिड़की, ये खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है ये खिड़की खिड़की, ये खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। लगता है मेला न जाने कहाँ, आशिक जमा होते हैं यहाँ। अरे सबको पता है ये दास्तां, इस घर में है एक लड़की जवान। आंखें झुका के गुजरो इस गली से, आने जाने वालों से कहती है ये खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। गम की घटा है ये छट जाएगी, आहों से दीवार फट जाएगी। जब सामने से ये हट जाएगी, घूंघट में गोरी सिमट जाएगी। एक रोज खुल जाएगी टूट के ये, कितनी नजरों के तीर सहती है ये खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। बारे में वो कुछ सोचे मेरे बारे में वो, हर बातें करे दो इशारे में वो, चुप से खड़ी है उस किनारे में वो। उस पार वो है और इस पार मैं हूँ, नदियाँ बीच में बहती है ये खिड़की, ये खिड़की जो बंद रहती है, ये खिड़की जो बंद रहती है। मेरी दुश्मन है ये, मेरी उलझन है ये, बड़ा तड़पाती है, दिल तरसाती है ये खिड़की खिड़की, ये खिड़की,
ये खिड़की जो बंद रहती। खिड़की बंद कितनी उत्सुकताएं जगाती है। लेकिन अपना काम हो जाए तो बंद कर लेना चाहिए। है ना? लेकिन दिमाग की खिड़की खोल के रखनी चाहिए। दिमाग की खिड़की खोल के रखनी चाहिए, अपनी नजरों की खिड़की भी खोल कर रखनी चाहिए। कहाँ कहाँ कितनी कितनी सुंदर कलाकृतियां हैं, कैसे बनती हैं, ये सब मौका मिले तो जरूर देखना चाहिए, क्योंकि हम बड़े बिल्कुल। समृद्ध हैं इस मामले में ना। सही बात है। भारतवर्ष की तो बात ही क्या, मतलब इसकी कलाओं के तो जो लोक कलाएं हैं, ललित कलाएं हैं, उनके तो दीवाने विदेशों में भी हैं। बिल्कुल। और दीवाने तो हैं ही इतनी, मतलब कहना चाहिए संख्या की अगर हम बात करें, अनगिनत है। है ना, कि कितना भी आप देख लें तब भी लगता है कि अरे ये तो रही गई, ये तो हमने कभी देखा ही नहीं। कितना भी घूम लो फिर भी लगता है कि अरे ये भी दर्शनीय स्थल है, हमने देखा ही नहीं था। ऐसे ही कलाओं की बात आती है तो लगता है अरे, अब जैसे थेवा कला है, वाकई बहुत सारी चीजों को देखने के बाद भी न इसके बारे में सुना, न कभी देखा, बहुत सारी ऐसी कलाएं सामने आ जाती हैं अक्सर राजुल की लगता है अरे ये तो पहली बार सुन रहे हैं। हाँ, सही बात है। तो कुछ इसी तरह की कला है ये, लेकिन है भी खास। क्योंकि बारीक तारों की बहुत सुंदर नक्काशी, कंचन पर कांच सजाने का ये जो काम है, तो इसमें कांच की चमक भी होती है, सोने की जगमग भी होती है। बिल्कुल। और इसीलिए देखने वालों का मन जो है वो ठगा सा रह जाता है, क्योंकि ये विशेष शैली है और मन तो मोह ही लेगी। क्योंकि जैसे तुमने कहा ना, कंचन कांच पर वो भी, तो उसके बाद जो उसका भी कहना चाहिए रिफ्लेक्शन आता होगा, वो उसको और द्विगुणित कर देता है। हाँ, तो ये अपने आप में वाकई चौंधिया जाए आदमी ना देख के, वो वाली चीज है। ये चित्रकारी जो है एक विशेष तरीके की कलम से की जाती है। ये उपकरण है जिसे टाकला कहते हैं। ये कलम है एक, जैसे कि हम मिट्टी की मूर्ति आदि बनाते हैं उसके उपकरण होते हैं, या हम पेंटिंग की बात करें तो ब्रश है, वो उसका उपकरण है। ऐसे ही इसका जो उपकरण है बनाने का, वो है टाकला नामक कलम। और ये थेवा जो है वो राजस्थान के प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध ललित कला है, जो यहाँ के देवलिया नामक स्थान में जन्मी। इस कला में रंगीन शीशे के ग्लास, यानी उसमें पहले बेल्जियम ग्लास का इस्तेमाल होता था, लेकिन अब रंगीन शीशों का भी, अलग तरह के भी शीशों का इस्तेमाल होने लगा है। तो उसकी ऊपरी सतह पर सोने की बहुत पतली वर्क या शीट जैसी लगाकर उस पर नक्काशी की जाती है। जी हाँ, और इस प्रक्रिया को थारणा कहते हैं। इसी से थेवा नाम पड़ा। और इसके बाद कांच को कसने के लिए चांदी के बारीक तार से फ्रेम बनाया जाता है। इस फ्रेम को वाडा कहते हैं। इस फ्रेम बनाने की जो प्रक्रिया होती है इसे पूरा वाडा कहते हैं। फिर इसे तेज आंच में पकाया जाता है। अब आग में जब ये पक जाता है, जिससे कि शीशे पर सोने की कलाकृति उभर कर आ जाती है, फिर इस तरह से थारणा और वाडा, इन दोनों प्रक्रियाओं से मिलकर ही ये थेवा बना है ना। तो जो सोने से कांच पर चित्रकारी है, ये बहुत नायाब तो है ही, लेकिन आप सोचिए ना कि कांच पर कुछ चिपकाना बहुत अपने आप में मुश्किल काम है, वो भी सोना। तो धातु को चिपकाना, और वो भी सोने जैसी धातु को, इतनी मूल्यवान भी है, नाजुक भी है। और शीशा जो होता है आप सब जानते हैं कि बहुत मतलब कठोर होता है। तो उस पर चिपकाना वाकई एक अपने आप और जरा सा अगर मान लीजिए कि कुछ गड़बड़ हुई हो जाए तो पता चला शीशा टूट जाए। बिल्कुल, दिल की तरह टूट जाता है। हाँ। तो उसमें बहुत धैर्य भी चाहिए, मेहनत भी चाहिए, और बहुत सारी एकाग्रता भी चाहिए। बिल्कुल, धैर्य, मेहनत, एकाग्रता तो वैसे हर काम में चाहिए, लेकिन इसमें कुछ ज्यादा ही चाहिए, क्योंकि जो आपका बेस है, जिस पर काम करना है, वो ही अगर टूटकर बिखर जाएगा तो जो पहले बिल्कुल समझिए कि पूरा होने वाला हो, जरा सा आपने धैर्य छूटा आपका, तो बस सब कुछ पानी फिर जाता है। तो इसलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। महंगा भी है, उसके साथ साथ मुश्किल भी है। तो जो डिजाइन बनती है उसके लिए 23 कैरेट सोने के पत्थर पर टाकल नामक विशेष कलम से बनाया जाता है। यानी कि जो पत्थर चढ़ाया जाता है वो 23 कैरेट सोने का होता है। और जब कांच और सोना जुड़कर एक हो जाते हैं तो कांच में सोना और सोने में कांच का अक्स जो है दिखाई, जैसे आपने कहा था ना, रिफ्लेक्शन दिखता है, तो बस वही दिखने लगता है। कितना खूबसूरत लगता होगा। बिल्कुल। और कांच को चमकदार बनाने के लिए भी एक विशेष प्रक्रिया की जाती है, जिससे कोई भी डिजाइन पारदर्शी कांच जैसी हो जाती है। और मतलब वाकई अपने आप में बहुत प्यारा लगता है। इस शिल्प में गले का हार, पेंडेंट, मंगलसूत्र, मतलब जो भी सजावट की चीजें हैं, श्रृंगार की चीजें हैं जो बन सकती हैं, वो सब बनाई जाती हैं, है ना। इसके अलावा फोटो फ्रेम भी बनता है, प्लेट बनाई जाती है, डिब्बी, बॉक्स, गुलदस्ते, कंघा, आईना,
इत्रदानी, क्या बात है। एस्ट्रे, ग्लास, ये सब इस थेवा कला से बन सकते हैं। और इसमें टॉप्स, लटकन, मंगूठी, ये सब तो श्रृंगार के जो भी आभूषण हैं वो सब बनते हैं और वाकई बहुत सुंदर लगता है। इस कला को विदेशों में बहुत सराहा जा रहा है। कई निजी उपक्रमों के प्रयास से आधुनिक फैशन के विविध डिजाइनों में इसको ढाला जा रहा है और खूबसूरत वस्तुओं की और भी अन्य चीजें बनाने की भी कोशिश की जा रही है ताकि ये सहज सुलभ हो जाए लोगों को और इसका प्रचार प्रसार और अधिक हो। जाने लोग इसके बारे में। थेवा कला बहुत प्राचीन है, 400 साल पुरानी है। उस वक्त प्रतापगढ़ रियासत के महाराज सावंत सिंह को उनकी रियासत के कलाकारों ने एक भेंट दी थी, कलाकृतियां कुछ दी थी थेवा कला से बनी हुई जी। तो जब उन्होंने पहली बार उसे देखा तो वो बिल्कुल नई चीज थी, उनको बड़ा आश्चर्य हुआ और बहुत मुंह से जैसे निकलता है ना वाह, तो वाह निकला और उन्होंने बहुत प्रशंसा की और फिर उन्हें राज सम्मान भी दिया गया। तो भाई ये सम्मान जब मिल जाता है किसी भी कला को तो जाहिर है कि उसमें ज्यादा निखार आता है, क्योंकि एक संरक्षण जब मिलता है तो जाहिर है कि उसकी प्रगति तेजी से होती है। और इस तरह से उन्होंने अपने विदेशी मित्रों सहित बहुत सारे लोगों को इसके आभूषण दिए, सभी ने मुक्त कंठ से फिर इसकी प्रशंसा की और फिर सबका जैसे कि है ना कि चीज भी ऐसी है कि देखते ही मुंह से वाह वाह निकल जाता है ना। तो इसका वही है कि हम लोगों को भी कोशिश करनी चाहिए कि जो हाथ से बनी इस तरीके की जो हमारी प्राचीन परंपराएं हैं उनको हम आगे बढ़ाते रहें, अपनी पीढ़ियों को देते रहें। क्योंकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली चीजें हैं। अगर बच्चों को भी मतलब अपने घर के आने वाले जो वो है उसको भी अगर हम नहीं सिखाएंगे तो फिर ये इस तरह की जो कलाएं हैं वो वहीं सिमट कर रह जाएंगी, फिर लुप्त हो जाएंगी। और इतनी सुंदर कला, उसको तो बहुत सालों तक जाना चाहिए। वैसे रेणु जी, इस कला में समय समय पर बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं। जैसे पहले सिर्फ आकृतियां बनती थी, धर्म चित्र बनते थे, लेकिन उसके बाद फिर उसमें और भी तरह तरह की जो सीनरी है, या मुगल काल में बहुत सारे बदलाव हुए। और पहले इसमें सिर्फ पत्थर लगाए जाते थे, तो पत्थर वो कौन से होते थे, लाल, नीलम, इस तरह के पत्थर। लेकिन बाद में फिर और दूसरी तरह के जो आसानी से सुलभ थे उन पर बनाया जाने लगा ताकि चीजें बन भी सके और थोड़ा सा जो कहना चाहिए उसका मूल्य भी कम रहेगा तो आमजन खरीद भी सके। हमारे एक साथी लिखकर भेज रहे हैं कि भाई मैं प्रतापगढ़ में वहां पर रहा हूं और मैंने बनते हुए देखा है इस कला को, तो कितना अच्छा लगता है। इस तरह से जब आप किसी चीज को बनते हुए देखते हैं तो जैसे कहते हैं ना, उससे आत्मीयता और बढ़ जाती है ना राजू। हाँ बिल्कुल। और ये बड़े सौभाग्य की बात होती है कि किसी ललित कला को जब वो की जा रही है उस समय उसका एक साक्ष्य होना अपने पास, तो ये एक बहुत ही बहुमूल्य स्मृति हो जाती है। और वैसे रेणु जी, जैसे हमने थेवा कला के बारे में जाना ना कि उसमें जो जेवर बनते हैं उनका तो मतलब क्या कहना ही होता होगा कि देखते ही बिल्कुल मन एकदम ललचा जाए और इतना सुंदर सुंदर रंग भरते हैं। राजस्थान वैसे भी कहना चाहिए कि रंगीला राजस्थान है, क्योंकि उसमें एकदम चटक लाल, चटक हरा, केसरिया, सब बहुत चटक रंग इस्तेमाल करते हैं। पीला होगा तो बिल्कुल चटकता हुआ, क्योंकि इतना सूखा प्रदेश है शायद इसलिए बहुत खूबसूरत रंगों का प्रयोग करते हैं, इतना रंगीन कर देते हैं कि मन एकदम खुश हो जाता है। तो वही इस कला में भी देखने को मिलता है ना। तो प्रकृति भले ही रंगों के मामले में थोड़ी सी उसने वहां पर उतने रंग ना दिए हो, कहीं कहीं पर वो अपनी तरह के रंग दिए हैं उसने, प्रकृति ने ऐसे दिए कि ताकि हम अपने मन का रंग भर सके। हाँ, तो बस खुला रेत छोड़ दिया, क्या खूबसूरत रंग भरे हैं कि बस देखते ही बनता है। मिला है किसी का झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, हो सच्चे मोती वाला झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, सुनो क्या कहता है झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, मिला है किसी का झुमका।
सकीना झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ मिला है किसी का झुमका। हाय रे ये प्रीत की है रीत, जाने कैसी, तन मन हार जाने में है जीत, जाने कैसी। हाय रे ये प्रीत की है रीत, जाने कैसी, तन मन हार जाने में है जीत, जाने कैसी। जाने ना बेचारा झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, ओ मिला है किसी का झुमका, ठंडे ठंडे हरे हरे नीम तले, मिला है किसी का झुमका। झुमका मिलता है नीम तले तो कितनी खुशी हो जाती है भाई। बचपन के दिन वो याद है ना। बिल्कुल याद है। और बचपन के दिन कौन भूल सकता है, ये बताओ तुम हमें। हम्म? और बच्चों की बातें कौन भूल सकता है। देखो ऐसा है ना कि बच्चों की बातें क्यों कोई भूलेगा। बच्चे जिस समय बच्चे बात कर रहे होते हैं ना, तो चाहे कुछ भी करें सब अच्छा लगता है। हम सोचते हैं हाँ बड़ा प्यारा सा है, और यही जब बड़े होके हो जाता है तब देखो कितना बोझ बन जाता है मामला, है ना। ये तो है। वैसे हमने अभी जो थेवा कला की बात की थी रेणु जी, उसके बारे में तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें की हैं। और थेवा कला के को जानने, मतलब उसको करीब से देखने का भी उनको मौका मिला है। जी हाँ, उन्होंने बताया कि मंदसौर में रहती थी और उनके पिताजी की वहीं पोस्टिंग थी, और पास में प्रतापगढ़, हमने जैसे पहले भी बताया था कि उन्होंने सामने से बनते हुए देखा है। तो ये सौभाग्य की बात है कि आपने सामने से बनते हुए देखा है। और लेकिन आप कहीं कहीं थेवा कला तो नहीं, लेकिन हाँ प्रदर्शनी जब लगती है, कोरोना नहीं था तब बहुत सारी चीजें जैसे लाख का सामान बनना हो या कोई बुनावट की चीज हो, अब लोग कारीगर वहां बैठकर स्वयं बनाते हैं और लोग उसको देख भी पाते हैं। कुछ चीजें जो है वो हुई हैं, वो बहुत अच्छी हुई हैं। ऐसी प्रदर्शनी खास तौर से किसी खास शहर की या प्रदेश की जब होती है तो वहाँ अन्य प्रदेश के कलाकार आते हैं और बनाते हुए भी दिखाते हैं, है ना। तो वो अपने आप में एक अनुभव रहता है। क्योंकि हम सब सुनते रहते हैं, फिर धीरे धीरे चीजें पता चलती हैं कि अच्छा ये ऐसे बनता है, अच्छा इसकी ये प्रक्रिया है, अच्छा इसमें ये उपकरण लगता है ना। हाँ। तो हम अब सजीव देख पाते हैं। कुछ ना कुछ सारी चीजों के संग बहुत अच्छी चीजें भी हुई हैं। बिल्कुल। तो ये जो कला और संस्कृति जो हमने जैसे कहा था कि इसकी धरोहर बच्चों को सौंपनी चाहिए, लेकिन एक खास उम्र में, क्योंकि जो वो नादान वाली उम्र होती है ना, जब बाल की खाल निकाली जाती है, ये क्या है, क्यों है, किस लिए है, कब होता है, कैसे होगा। तुमने बनाया था, हमें क्यों दिखा रही हो। सबसे बड़ा प्रश्न यही होता है। तो ये सारी चीजें तो होती हैं, लेकिन हम बाल की खाल यूं तो राजू लगता है कि बड़ा सकारात्मक सा नहीं है, नकारात्मक सा है। कहते हैं ना वो बहुत बाल की खाल निकालते हैं, सिर दर्द हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बाल की खाल न निकले तो क्या हम थेवा कला के बारे में जान सकते थे? बिल्कुल नहीं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं कि जिनके बारे में खोद खोद के पूछना, जिसको कहते हैं ना खोद खोद के पूछना, बड़ा जरूरी हो जाता है ना। और बच्चे भी जब खोद खोद कर पूछते हैं तभी वो इतनी सारी समझ जुटा पाते हैं। इसलिए बच्चों के सवालों का उनको माकूल जवाब दिया जाए। और उनको जैसे कई बार ऐसा होता ना कि सर पकड़ के, भाई तुम्हारा फिर शुरू हो गया। और कई बार तो ये भी कह दिया जाता है कि इनका रेडियो शुरू हो जाता है, तो वहीं पे अटक जाता है। जी हाँ, सुई वहीं अटक जाती है, रिकॉर्डर चलने लगता है तो वहीं अटक जाता है। तो ये तो है बात। लेकिन हम लोगों ने, तुमने कहा था कि कुछ बताएंगे आप कि कैसे आप बाल की खाल निकालते हैं। तो भाई बहुत सारे ऐसे, हम लोग तो सारी जो कहते हैं ना कि आसपास में जो बड़े लोगों वाली बात है, चाहे वो आपस में लेन देन की बात हो या किसी घर में ताकने झांकने की बात हो या जैसे बाल की खाल निकालने की बात हो, वो सब जाके ना सुई हमारी अटक जाती है पड़ोसी पर, है ना अक्सर। ये तो दुखती रह गया। नहीं वही रिश्तेदार जब कभी मौके पर मिलते हैं तब निकाल पाते हैं बाल की खाल। आजकल संभव है, फोन पर निकाल लेते हैं और वीडियो पे भी निकाल लेते हैं, देख भी लेते हैं। लेकिन मतलब जैसे कि अब आप वीडियो कॉल हो रही है तो अब बात तो तुमसे कर रहे हैं, लेकिन पीछे वो कौन सा कुर्ता रखा है तुम्हारा, वो तो दिखाओ जरा, ये तुमने कब खरीदा। अच्छा तुमने बता दिया कि ये कब खरीदा था,
तो अरे इतने का क्यों खरीदा, उतने का क्यों नहीं खरीदा, ऐसा किया वैसा कहाँ से किया, खरीदा? और अभी तो तुम्हारे पास इतने ज्यादा थे फिर तुमने क्यों खरीद लिया। तो ऐसी बहुत सारी चीजें तो बस ऐसे खोद खोद कर बातें पूछना सिर्फ बच्चों का ही स्वभाव नहीं, बड़ों का भी बनता है। और इस बारे में जरा बातें की जाएं तो बहुत सी ऐसी चीजें निकलती हैं जो कि ये साफ साफ इशारा करती हैं कि भाई कहीं ना कहीं इन सारी बातों को की जो जिज्ञासा होती है वो कई बार तो हमें किसी सकारात्मक दिशा की ओर ले जाती है और कई बार वो हमें किसी नकारात्मक दिशा की ओर भी ले जाती है। जैसे अगर बाल की खाल, जैसा कि आपने कहा था कि हम थेवा कला के बारे में नहीं जानते, पहली बात तो यह है कि अगर बाल की खाल ना निकाली होती आदि मानव ने तो सभ्यता का विकास ही ना होता। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल सही कह रही हो। लेकिन ये तो हो गई सकारात्मक बात, लेकिन कहीं कहीं आपको ये लगता नहीं है कि खराब हो गए, ये लगता है कि आपने निरर्थक समय इतना उसमें लगा दिया, इतनी सारी बातें करके आप कुछ सार्थक बातें कर सकते थे। बाल की खाल निकालने वाली जो बात होती है, आपके कौन से मेहमान आए थे, अच्छा पहले तो कभी नहीं देखा तो फिर क्यों आए थे, अच्छा भाई आपने कह दिया कि चलो ठीक है उसकी बेटी की पढ़ाई के लिए आए थे तो आप ही क्या क्यों रुके, किसी होटल में क्यों नहीं रुक गए, क्या उनके और कोई रिश्तेदार नहीं है नजदीकी। मतलब इस तरीके से जो बाल की खाल निकाली जाती है या कुरेदा जाता है वो कहीं नहीं लगता कि कहीं ना कहीं आपकी जो निजता है उस पर वो निगाह रख रहे हैं या अनावश्यक रूप से जानना चाह रहे हैं। अच्छा अपने मन में उनकी जिज्ञासा है पर लेकिन हो ही क्यों इतनी जिज्ञासा किसी और के बारे में। सही बात है, जिज्ञासाओं पर थोड़ा सा अंकुश तो रहना ही चाहिए। और ये बाल की खाल जब निकाल रहे हो और अगर किसी ने कोई सीधी सीधी बात कह दी, कई बार तब भी ऐसा रेणु जी देखने में आता है कि किसी के सम्मान के चलते या किसी बड़े के डर से उसका लिहाज करते हुए किसी ने एक बात को का एक छोटा सा अंश छुपा लिया है और वो कोई इतना नुकसानदेह नहीं है कि आपको अगर ना पता चले तो कोई आसमान टूट पड़ेगा। लेकिन आप चूंकि ये बात आप जान गए हैं और उस बात को आप सामने लाने के लिए ऐसे ऐसे प्रश्नों की बौछार शुरू कर देते हैं कि अच्छा तो फिर जब लिफ्ट से बाहर निकले थे तो लिफ्ट से बाहर निकल के जो गैलरी का बल्ब था वो जल रहा था कि नहीं जल रहा था। अच्छा नहीं जल रहा था, हम तो जब निकले थे तब तो जल रहा था। तो कितनी देर पे निकले थे, शाम हुई थी कि नहीं हुई थी, अंधेरा हो गया था या उजाला था, और बल्ब नहीं जल रहा था तो तुमने किसी को बताया क्यों नहीं। तो फिर वो चीजें कई बार ऐसा होता है कि आपका सम्मान भी कई बार लोग बचते हैं और कई बार आपका सम्मान भी कम हो जाता है क्योंकि आखिरकार जो बात आपके लिहाज से छिपाई जा रही है वो अचानक जब उसको सामना इस तरह से आने पड़ता है तो थोड़ी सी अंदर से जो झिझक है वो निकल जाती है और फिर सीधी दो टूक बात आ जाती है। जी हाँ, झुंझलाहट सामने आती है। लेकिन कहीं ना कहीं ये नहीं लगता कि जो पूछ रहा होता है, बाल की खाल निकालने की कोशिश कर रहा होता है, कहीं ना कहीं उसे उस बात का पता जरूर होता है, वो सिर्फ आपके मुंह से सुनना चाहता है। या यूं कहें कि हमें पता जरूर होता है लेकिन हम सामने वाले के मुंह से सुनना चाहते हैं। तो इस तरीके का जो कहना चाहिए कि छद्म जैसा कहना चाहिए या हम कुछ क्यों खेल खेलना चाहते हैं, सीधे सीधे हम बात कर सकते हैं। अक्सर दो सहेलियों में जैसे बात होती है, अगर विवाह हो गया तो तुम्हारे हस्बैंड को तुम लंच बना के देती हो कि नहीं देती हो, क्या वो ऑफिस में कैंटीन में खाते हैं। अच्छा ऐसे ही एक लड़की बड़ी परेशान हो जाती थी कि जब भी सुरभि का फोन आता है तो बस वो इसी तरीके के सवाल करती है वो। तो अब समझ में नहीं आया, जैसे हम लोगों ने बात की ना कि इससे बचा कैसे जाए, अब बात आती है वो तो तमाम सवाल, अरे तो तुम अभी तक रेंट के ही घर पे रह रही हो, किराए पे ही रह रही हो, तुमने अभी तक घर नहीं खरीदा। अरे तुमने ऐसे कैसे, तो तुम इतना बचत करो पैसा, तो पैसा तुम्हारा कहाँ जाता है, मतलब पूछे जा रहे पूछे। तो मैंने कहा भाई तुम सामने से तुम भी पूछ लिया करो कभी कि भाई सुरभि तुम अपना तो बताओ, तुम ऑफिस में क्या करती हो, तुम्हारे कौन कौन से दोस्त हैं और क्या क्या बातें करती हो ऑफिस में। क्योंकि ये बेचारी घबरा जाती थी, इसको समझ नहीं आता था कि ये कैसे बाल की खाल निकाले। बहुत सी व्यक्तिगत बातें होती हैं जो व्यक्तिगत नहीं भी हो तो भी वो इतने सवाल, ठीक है ये सामान्य सी बात है कि हम बता सकते हैं कि हम ऑफिस में लंच करते हैं या हम घर से लेकर जाते हैं या हमारे कौन से मित्र हैं, हम उनसे क्या बातें करते हैं, कोई छुपाने की बात नहीं है। लेकिन लगता है कि क्यों पूछ रही हो इतना, तुम्हें क्या करना है। बिल्कुल है ना, सही बात है। तो इसके लिए आप ऐसा कर सकते हैं कि इतने ही सवालों के गोले आप दाग दीजिए मतलब छोटा सा बिल्कुल बराबर हो, थोड़ा सा मतलब अपनी तैयारी कर लो भाई, होमवर्क कर लेना चाहिए, थोड़े से सवाल बना लीजिए और कुछ तो अनिवार्य कर दीजिए उसमें कि शुरू के 3 प्रश्न को तो उत्तर आपको देना ही है। जैसे होता है ना, बिल्कुल उसमें कोई भी विकल्प आप नहीं चुन सकते। तो आप अपनी सहेली को या जो भी ऐसे इस तरह से करते हैं उन्हें बता दे कि प्लीज इसका भी जवाब दे दो, फिर देखिए कितना मजा आता है। तो मतलब इसी को कहते हैं ना, नहले पे दहला अगर हो तो बाल की खाल निकालने वालों की थोड़ी सी
थोड़ी सी उनकी भी ट्रेनिंग हो जाती है, उनका भी हाँ। प्रशिक्षण हो जाता है। अच्छा, इनके प्रशिक्षण के बारे में कुछ और बात करेंगे, एक गीत सुन लिया जाए। बिल्कुल। मैं कौन सा गीत सुनाऊं, क्या गाऊं, जो पिया बस जाए तेरे तन मन में, खिल जाए सोई कलियां, आए कलियां, बहारें आए सोनी बगियन में। ये कैसे अचानक बिना कोई आहट चले आए हो तुम मेरी जिंदगी में। तुम्हें आज पाकर मैं सब कुछ भुलाकर मगन होके डूबी हुई हूँ खुशी में। कितने ही रंग सलोने, हाय सलोने भर गए हैं मेरे खाली दामन में। मैं कौन सा गीत सुनाऊं, क्या गाऊं, जो पिया बस जाए तेरे तन मन में। कभी तुम सहारा बनोगे हमारा, मैं ये बात कल तक नहीं मानती थी, मगर आज कैसे ये लगता है जैसे मैं हर एक जन्म में तुम्हें जानती थी। लगता है सारी दुनिया ढल गई है सच के जैसे कंचन में। मैं कौन सा गीत सुनाऊं, क्या गाऊं, जो पिया बस जाए तेरे तन मन में। रेणु जी, यही असमंजस में रह जाते हैं लोग जब घर में कोई ऐसा बाल की खाल निकालने वाला होता है कि क्या करें तो क्या करें भाई, जो कौन सा गीत गाएं? हाँ भाई अगर ऐसा है तो पूछ लीजिए, और लेकिन कुछ सामने वाला ज्यादा पूछ रहा हो तो थोड़ी सी आपको देखना है कि कैसे आप उस पर लगाम लगा सकते हैं। एक सीमा तक ही किसी को अपनी निजता में प्रवेश करने दें तो अच्छा है ना? तो थोड़ा सा लगाम अपने हाथ में भी रखें, और ऐसे घबराने की बजाय या उसके सामने हथियार डालने देने की बजाय, अगर आमना सामना रोज बरोज होता है तो झुंझलाना ये सब छोड़ दें और आराम से एक प्रश्नावली तैयार कर लें जो कि आपको तुरंत सामने वाले के मिलते ही दाग देनी है। या यूं कहें कि आप कोई ऐसी और चीजें तैयार कर सकते हैं, जैसे मुस्कुराना बहुत अच्छा सा अस्त्र शस्त्र जैसा है। हाँ। है ना, कि आप मुस्कुरा दीजिए। अब अगले वाले ने 2 बार पूछा, 3 बार पूछा, फिर मुस्कुरा दीजिए। अब वो समझ जाएगा कि अब आप नहीं जवाब देंगी। तो मुस्कुराहट जो है वो बहुत बड़ा हथियार है, इसका प्रयोग आप कर सकती हैं। चुप्पी बहुत बड़ा हथियार है,
उसका प्रयोग कर सकती हैं। और हो सकता हाँ, है एक बार कि ये भी हाँ। देख लें कि कहीं ये बाल की खाल आप तो नहीं निकाल रहे हैं। हालांकि हम बताने जा रहे थे कि कह सकती हैं कि अरे रसोई घर में हम दूध उबलने के लिए चढ़ा कर आए, हम जा रहे हैं। तो लेकिन हाँ, ये तुमने बहुत बड़ी बात कही कि स्वयं देखें कि कहीं हम तो नहीं ऐसा कर रहे हैं या सामने वाले को तो नहीं मुस्कुराना पड़ रहा है ना? तो अगर ऐसा हो रहा है तो थोड़ा सा नहीं, बिल्कुल सजग हो जाए, ये तो गलत बात हो जाएगी। अर्ध विराम ले लें बीच जी में। हाँ, बिल्कुल थोड़ा सा ले लें विराम, आपको भी सुकून मिलेगा और साथ में जो आपके रहेगा उसे भी मिलेगा। लेकिन हाँ, बहुत सारे जैसे बच्चों के कहीं प्रवेश परीक्षा दिलवानी है, कहीं एडमिशन देना है, उनके करियर की बात है, या आप कहीं घूमने जा रहे हैं, वहां पर आप खूब बाल की खाल निकालिए, सब चीज एकदम चाक चौबंद होकर जाइए। हाँ, और एक एक जानकारी जब तक इकट्ठा ना कर लीजिए, जैसे मकान खरीद रहे हैं अगर, तो बिल्कुल ध्यान दें सारी उसके कागज दुरुस्त हैं कि नहीं है, मकान में कहीं सब जो बना है वो आपके अनुसार है कि नहीं है, या किसी ने बनवा लिया है तो उससे एक एक चीज खोद खोद के पूछ लें, ये कितने में बना, ये क्यों बनवाया आपने, इसमें क्या रेशियो आपने रखा था और इसकी वजह क्या है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है बनवाने के बाद। ना चले। हाँ, वहाँ नहीं, घर आए तब कहा अरे फलां चीज उनके बड़ी अच्छी थी, आपको तो बड़ी अच्छी लगी, बाद में वो कहेंगे अरे पूछ लेते, ये तो बड़ी दिक्कत वाली चीज थी, है ना? सही बात है। तो जहाँ पर सीखने का मौका हो वहां पर बाल की खाल निकालने से कतई पीछे न हटे और ढूंढ कर अपने प्रश्न ऐसे तैयार करें कि आप उनसे पूछकर उनसे ज्ञान प्राप्त कर सके, क्योंकि बाल की खाल निकालना हर बार बुरा नहीं, कई बार अच्छा भी होता है। जी हाँ, यहाँ तक कि दाम भी पूछ ले तो बुराई नहीं है कि ये कितने में आपने लिया था, है ना? क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि हो सकता है अरे इनको तो मिल गया, इन्होंने महंगा खरीदा होगा, हो सकता है उन्होंने बहुत रीजनेबल सही दाम पर खरीदा हो, कहाँ से खरीदा, सारी चीजें अच्छी तरह से पूछी जा सकती है और पूछनी ही चाहिए। तो इस तरह एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, बाल की खाल के भी दो पहलू हैं। अब कौन सा पहलू आप अपने जीवन में उतार रहे हैं वो आप देख लें, और उसके फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, तो जहाँ फायदे हैं उन फायदों पे पकड़ रहनी चाहिए मजबूत। बिल्कुल, वैसे भी कहते हैं ना कि हर चीज हर समय हर जगह पर अच्छी नहीं होती, तो ये सब चीजें आपको देखनी है किस समय कब क्या करना है। अब जैसे इस समय हमें क्या करना है विदा लेनी है। जी हाँ, तो आप सभी को राजुल और रेणु चतुर्वेदी का नमस्कार। सखी सहेली।